नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसका अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस अध्याय में आपने खनिजों के बारे में पढ़ा। भारत की प्रमुख जो खनिजों का जो वर्गीकरण है किस प्रकार है, भारत की प्रमुख लोहा एस्क पेटियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद में आपने लोहे खनिज, अलोहे खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इनके बारे में आपने क्या किया, अध्ययन किया। आज हम इस जो वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं कि अत्यधिक जो खनिज का दोहन करने से या खनन कार्य में कौन कौन से जोखिम हैं, या खनन से कौन कौन से मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, पर्यावरण से इसको कौन कौन से नुकसान हैं। आज हम इस अध्याय में इन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए अपन चलते हैं रेगुलर की तरफ में। जो आपका अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। और इसी अध्याय में आज हम जो हमारी शुरुआत है वो करते हैं खनन के जोखिम या खतरे। खनन के जोखिम या खतरे। या अपन ये भी दे सकते इसमें कि खनन का खनिकों के स्वास्थ्य पर तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खनन का खनिकों के स्वास्थ्य या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये आज का जो ये टॉपिक है इसकी शुरुआत हम करते हैं कि खनन कार्य करने से अत्यधिक खनन तो आप जानते होंगे कि भूमि से खनिजों को जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। कक्षा 8 में आपने विभिन्न प्रकार के खनन के बारे में सुना होगा। कूपी खनन है, कूपक खनन है, प्रवेदन खनन है। तो देखिए कि इस अत्यधिक खनन के कौन कौन से जोखिम हैं, इनसे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। खनन का खनिकों के स्वास्थ्य पर, खनिक बोलते हैं जो खानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर, और इसके अलावा हमारा जो पर्यावरणीय जो परिवेश है, पर्यावरण है, इस पर खनन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए नंबर 1 कि खदानों में काम करने वाले श्रमिक जो मजदूर हैं, श्रमिक लगातार मिट्टी है, धूल है, कण है, लगातार धूल व लगातार
धूल व हानिकारक धुएं में काम करते हैं। तो देखिए खदानों में जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो लगातार धूल व हानिकारक धुएं में क्या करते हैं, काम करते हैं। और देखिए जिस कारण उनको या जिस कारण वे सांस व फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां हैं ग्रस्त हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए कि खनन के जोखिम कौन है, खनिकों के स्वास्थ्य पर जो पहला जो प्रभाव पड़ता है खनन का, कि जो विभिन्न प्रकार की जो खाने होते हैं, आप खदान जानते हो पाताल तक भी चल जाती है, तो विभिन्न प्रकार की खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं लगातार धूल, मिट्टी और जो हानिकारक जो धुआं होता है उसमें वो रोजाना क्या करते हैं, काम करते हैं। और रोजाना ऐसा ही परिवेश, मिट्टी, धूल, प्रदूषित परिवेश मिलने के कारण उनमें सांस, जिसको अपन दमा बोलते हैं, दमा की बीमारियां हैं, उनके जो फेफड़े से संबंधित जो रोग हैं वो, इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं वो उनके लग जाती हैं और ये लोग इन बीमारियों का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि खदानों की छतों, खदानों की जो खानों की जो छत होती है, खदानों की छतों के गिरने और इसके अलावा है खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, इसके अलावा कोयले की खानों में आग लगने, खानों में आग लगने, इसके अलावा है मलबा डसने, जैसे जोखिम श्रमिकों के लिए स्थायी है, श्रमिकों के लिए स्थायी है, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें अनेक श्रमिक मौत का शिकार बनते हैं। अनेक श्रमिक मौत का क्या बनते हैं, शिकार बनते हैं।
जैसा कि आप जानते हो कि जब खानों में जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं तो कई बार खानों की जो छत होती है वो गिर जाती है, या फिर कई बार खदानों के अंदर भारी जब वर्षा हो जाती है तो जल का सैलाब आ जाता है। इस कारण कई मजदूर बह जाते हैं और डूब जाते हैं। कोयले की खानों में कई बार भीषण क्या लग जाती है, आग लग जाती है। कई बार भूस्खलन, मलबा धंसने जैसी जो जोखिम है वो श्रमिकों के लिए स्थायी है, रेगुलर है। ये जोखिम उनके लिए हमेशा खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हमेशा ये जोखिम क्या रहते हैं, बने रहते हैं, जिस कारण हर वर्ष अनेक खदान श्रमिकों की क्या होती है, मौत होती है। वे लोग मौत का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं आगे कि देखिए जो खाने होती हैं खदानों से जल प्रदूषण होता है। खदानों से जल प्रदूषण होता है और जो ये अवशिष्ट पदार्थ है खनिज तरल मलबे के खता लगाने से इससे जो भूमि का जो अपरदन होता है, अवक्षय होता है कि खदानों से जल प्रदूषण होता है। और आज अनेक नदियों में जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज अनेक नदियों में जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए तो आप यहाँ तक का एक बार इसको उतार लो। इसके बाद आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर कि खदानों में तरल मलबे के कारण भूमि का अपक्षय होता है। खदानों में तरल मलबे के कारण भूमि का क्या होता है, अपक्षय होता है और भूस्खलन जैसी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए और भी अनेक जोखिम वगैरह हैं खनन से। तो देखिए कि खनन के जोखिम और खतरे कौन कौन से हैं, यह खनन खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि खदान में काम करने वाले, खानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो लगातार धूल, मिट्टी और जो हानिकारक जो धुआं होता है उसमें काम करते हैं, जिस कारण वे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी में क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। सांस की बीमारी है जिसको अपन दमा की बीमारी बोलते हैं। इसके अलावा फेफड़ों से संबंधित रोगों से वो ग्रस्त हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, उनमें जल भरने से, कोयले की खानों में आग लगने से, मलबा धंसने के जोखिम इन श्रमिकों के लिए हमेशा बने रहते हैं और कई बार कई श्रमिकों की इस कारण मौत भी होती है। खदानों से जल प्रदूषण होता है। आज अनेक नदियों में जल प्रदूषण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा खदानों में जो तरल जो मलबा होता है उसके कारण जो भूमि की जो क्षमता होती है वो घटती है और भूमि का अपक्षय होता है और भूस्खलन जैसी नौबत भी हमारे सामने आती है और मृदा अपरदन को इससे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए।
एक बार जल्दी उतारो इसको। अब इसके बाद देखिए हम चर्चा करते हैं खनिजों का संरक्षण की, कि भाई खनिजों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है। तो आपको भी पता होगा कि खनिजों को जो इनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, इनको बनने में कई लाखों वर्षों का समय लग जाता है और इसकी जो खपत है, उपयोग है, बहुत गति से होता जा रहा है, जिस कारण खनिज सीमित ही हैं। इस कारण इनका जो प्रयोग है ये हमारे को सोच समझ करके करना चाहिए। अब देखिए अपन पढ़ते हैं खनिजों का संरक्षण। अब बात आती है संरक्षण का मतलब होता है बचाव। देखिए तो खनिज हमारे जो जीवन है उसके लिए अत्यधिक क्या है, उपयोगी है। आज हम सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जो आविष्कार किया है हमने, ये सब खनिजों पर ही क्या है, आधारित है। आज का जो मानव है, जो विकास की जो जिस चक्काचौंध में जी रहा है, जिन चमत्कारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, इन सब में भी खनिजों का क्या है, योगदान है। कि मानव है जो प्रौद्योगिकी, तकनीकी और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से जो ये संसाधन होते हैं, जो खनिज होते हैं, इनको अपने लिए क्या बनाता है, उपयोगी बनाता है और विकास की प्रगति को प्रोत्साहन देता है। तो इस कारण देखिए खनिज हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। जीवन के हर कदम पर, हर समय इनकी हमारे को आवश्यकता पड़ती है और इसी कारण इनका जो बचाव है, जो संरक्षण है, वो हमारे प्रत्येक नागरिक की क्या है, जिम्मेदारी है। तो खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए खनिजों के सांद्रण, खनिजों के सांद्रण और निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लगे हैं। ये जो खनिज होते हैं इनके सांद्रण में या फिर इनके निर्माण में कई लाखों वर्ष लगे हैं और हम इनका जो उपयोग है वो शीघ्रता से कर रहे हैं। हम इनका उपयोग शीघ्रता से कर रहे हैं।
हम इनका उपयोग क्या कर रहे हैं, शीघ्रता से, बड़ी जल्दी इनको हम नष्ट कर रहे हैं, सोच नहीं रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए कि खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है, खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके वर्तमान उपभोग की तुलना में जो इनका पुनर्भरण है, तुलना में पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। तुलना में पुनर्भरण की दर कम है। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि खनिजों के जो सानंद निर्माण है, इनको खनिजों को बनने में कई लाखों वर्षों का समय बीत जाता है, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तब जाकर के इनका क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम इनका जो उपयोग है वो इतनी शीघ्रता से कर रहे हैं कि खनिज की जो निर्माण भूगर्भिक प्रक्रिया तो धीमी है और वर्तमान में उपभोग की तुलना में इनके पुनर्भरण की दर क्या है, कम है। पुनर्भरण का मतलब तो आप जानते हो, जैसे एक टंकी है, देखो पुनर्भरण का मतलब क्या होता है, जैसे ये टंकी है, इस टंकी में ये टूटी लगी हुई है और इसमें किसी पाइप के माध्यम से ये जला आ गया है। अब देखिए, इस टूटी को अपने क्या कर देते हैं, खोल देते हैं और नीचे कोई बाल्टी वगैरह या कोई लगा देते हैं। अब ऊपर से जल आता जा रहा है और नीचे से जल क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो पुनर्भरण हो रहा है, उतना ही निकल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो टंकी में पानी ना आए और टूटी को क्या कर दें, खोल दें, या पानी कम मात्रा में आए और निकाला क्या जाए, ज्यादा जाए, तो ये खत्म होगा कि नहीं होगा, ये पानी खत्म होगा। तो यही प्रक्रिया संसाधनों के लिए है कि जो संसाधन के जो निर्माण की भूगर्भिक जो प्रक्रिया है, भूमि के अंदर जो इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो धीरे होती है और वर्तमान में इसका उपयोग है वो तेज गति से हो रहा है। तो पुनर्भरण की इनकी जो दर है वो क्या है, कम है। इसलिए भविष्य में कभी कभी ये संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हम संसाधन विहीन हो जाएंगे। तो हमारा जो आज भौतिक जो विकास है, आर्थिक जो विकास है, ये रुक जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे सामने संसाधनों को लेकर के भविष्य में संकट क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद देखिए, खनिज संसाधन सीमित और अनवनीकरण योग्य है। दूसरी बात देखिए, संरक्षण क्यों आवश्यक है कि खनिज संसाधन सीमित व अनवनीकरण योग्य है। सीमित व अनवनीकरण इन्हें कर लेना, इसको अनवनीकरण योग्य है। तो देखिए कि खनिज संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, ठीक से है हमारे पास में, और अनवनीकरण योग्य हैं। पुनर्चक्रण के द्वारा कुछ ही खनिजों का निर्माण होता है, सभी खनिजों का नहीं होता। तो इस कारण से खनिजों का जो संरक्षण है वो हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कि जो खनिज हैं, जैसे
खनिज संसाधन सीमित हैं और अनवनीकरण योग्य। कैसे हैं? जैसे मैंने आपको संसाधन वाले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जैसे कोयला है, कोयला जो जिसको अपन खनिज ईंधन बोलते हैं, खनिज ईंधन, और इसको जीवाश्म ईंधन भी बोल देते हैं, जीवाश्म ईंधन, जिसमें देखिए पेट्रोल आता है, पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है। तो देखिए, तो जो ये जीवाश्म ईंधन है इसको हम खनिज ईंधन या जीवाश्म ईंधन बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेट्रोलियम। अब देखिए, मैंने आपको कोयले के बारे में आपने कक्षा 3-4-5 कहीं तो पढ़ा होगा कि जो कोयले की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो ये बताया जाता है कि आज से कई लाखों वर्ष पहले जो ये पृथ्वी थी इसके उथल पुथल हो जाने से जो पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, मानव है, जो भी जीव जंतु हैं, इनके भूगर्भीय घटनाओं के कारण, भूगर्भ के अंदर जो ताप है उसके कारण इनके गलने और सड़ने से किसका निर्माण हुआ है? कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो देखिए, तो आज जनसंख्या है, पादप है, पशु पक्षी है, मानव है, ये फिक्सी तो है विश्व की कुल जनसंख्या का आंकड़ा तो है हमारे पास में। तो कैसी हुई जनसंख्या? सीमित हुई। तो ये कभी कभी क्या होंगे? खत्म होंगे। और इनकी जो दोहन प्रगति है वो कैसी है? तेज है। तो इस कारण से खनिजों का जो संसाधन, खनिज संसाधनों का जो संरक्षण है इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि खनिज संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। ये खत्म हो जाएंगे अगर इनका अपन सोच समझ करके विवेकपूर्ण नियोजन ढंग से इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। और कैसे हैं ये? अनवनीकरण योग्य हैं। इस कारण संसाधनों का जो संरक्षण है वो भी करना क्या है? जरूरी है। इसके अलावा देखिए और क्या है, किस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं कि देखिए कि खनिज है जो हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है। खनिज हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है। कि खनिज हमारे देश की मूल्यवान क्या है? संपत्ति है। और लेकिन ये अल्पजीवी है, लेकिन ये अल्पजीवी भी बताया, कम समय के लिए। अल्प का मतलब होता है कम। इनका जो जीवन है वो कम है। कि खनिज हमारे देश की मूल्यवान क्या है? संपत्ति है, लेकिन ये क्या है? अल्पजीवी हैं, कम मात्रा में है, सीमित हैं, इसलिए इनका संरक्षण भी क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अयस्क होते हैं, अयस्कों के सतत उत्खनन से जो अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है। जो इनकी जो लागत है वो क्या हो जाती है? बढ़ती है। और गहराई बढ़ने के साथ इनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? घट जाती है। खनन की गहराई बढ़ने के साथ इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। कम हो जाती है।
तो देखिए कि जो एस का मैंने बताया कि कोई भी खनिज हमारे को प्योर रूप में नहीं मिलता है, खनिज मिश्रण के रूप में मिलता है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो अन्य पदार्थों के जो अंश होते हैं, मिट्टी है, धूल है, लोहा है, तांबा है, एक जगह नहीं मिलते ये। तो एस्को के सतत खनन से, इनके लगातार उत्खनन के कारण इनकी जो लागत हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कई बार आप देखते होंगे कि खनन इतनी गहराई तक हो जाते हैं जिसमें पाताल बोल देते हैं, पर पाताल भी टूट जाता है। तो खनन की गहराई बढ़ने के साथ में जो खनिज होते हैं इनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनमें जो इनकी जो रियलिटी है या इनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा भी कम हो जाती है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद देखिए कि खनिज संसाधन को नियोजित करने के लिए सतत पोषणीय ढंग से तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। तो एक बार आप यहाँ तक इसको उतार लीजिए, एक बार और पढ़ा देते हैं कि खनिजों के साधारण निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम इनका उपयोग बड़ी जल्दी से कर रहे हैं, इसलिए खनिज निर्माण भूगर्भ की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है क्योंकि वर्तमान भूगों की तुलना में पुनर्भरण की दर क्या है, कम है। नेक्स्ट है कि खनिज संसाधन सीमित है और अनवीनीकरण योग्य है। तीसरा है कि खनिज हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्पजीवी है। एस्को के सतत उत्खनन के कारण इनकी लागत क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है और खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ इनकी गुणवत्ता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। इसके बाद देखिए तो और भी कई चीजें हैं। जो 5वें नंबर का जो बिंदु है इसमें देखिए अब हमारे को क्या करना चाहिए। तो देखिए कि वर्तमान में ये आज का युग है, जो वर्तमान युग है, वर्तमान में खनिज संसाधनों को वर्तमान में आज के युग में जो खनिज संसाधन है, संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा कि वर्तमान में खनिज संसाधनों को सुनियोजित व सतत पोषणीय सुनियोजित व सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें तालमेल युक्त प्रयास करने होंगे। आप देखिए आज समय की मांग है, समय की डिमांड है कि जो आने वाला जो भविष्य है उसके लिए अगर अपन संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके, तो वर्तमान में खनिज संसाधनों को सुनियोजित का मतलब होता है कि सोच समझ करके, नियोजित करके उनको, अब मतलब आगे की चीजों को ध्यान में रख के सुनियोजित व सतत पोषणीय ढंग से, सतत पोषणीय आप पीछे पड़ा होगा कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सके।
आज का जो विकास है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि खनन के जो जोखिम है, एक साइड में तो हम खनिजों का दोहन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, दूसरी साइड में खनिजों के दोहन से उतने ही प्रकार के पर्यावरणीय क्या है, दुष्प्रभाव है। तो देखिए, तो सतपोषणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, और खनिजों को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनको लाभ ले सकें, उनके लिए भी हम उनको संयोग के रख सकें। तो सतत को से ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें तालमेल क्या करने होंगे, प्रयास होंगे, हम सबको एक साथ आना होगा ताकि हम संसाधनों को बचा सकें। इसके बाद हम देखिए कि निम्न कोटि एस्को को, देखिए निम्न कोटि जो एस्को होते हैं, कि निम्न कोटि जो एस्को होते हैं, कि निम्न कोटि एस्को को का कम लागत, कि निम्न कोटि एस्को का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए कि निम्न कोटि एस्को का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत जो प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा, उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत प्रयास करना होगा। तो देखिए, जो निम्न कोटि का जो एस्क है उनमें कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रकार की जो प्रौद्योगिकी है, इसके लिए हमारे को इसके प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। इस कारण से जो निम्न कोटि के एस्क हैं वो भी हमारे काम आ सके। कई बार क्या होता है कि खनिजों की जो क्षमता है, भंडारण है, वो कम होता है और उनकी जो लागत होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे खनिजों को, जो निम्न कोटि के जो एस्क हैं, इनको हम इस प्रकार की प्रौद्योगिकी और तकनीकी के माध्यम से ऐसे तकनीक का आविष्कार करें कि इनकी लागत क्या हो जाए, इनको खनन करने की जो लागत है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि इन खनिजों का भी अपना सदुपयोग कर सके। इसके बाद में देखिए कि धातुओं का पुनर्चक्रण, धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, रद्दी धातुओं का प्रयोग, धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के उपाय हैं। तो देखिए
कि हम भविष्य के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो धातुओं का पुनर्चक्रण, जो विभिन्न प्रकार की जो धातु हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, क्लियर है, तो इनका हम पुनर्चक्रण करेंगे। लोहा का दोबारा पिघला करके अपन दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। जो रद्दी धातुएं, जो वेस्ट धातुएं जिनको अपन रद्दी बोलते हैं, इनका हम प्रयोग करके और इनकी जगह और अन्य उपाय, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से संसाधन को हम संरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार अपने अपने स्तर पर। तो इस प्रकार से भविष्य में जो खनिज संसाधन है उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। पुनर्भरण तो आप जानते होंगे, पुनर्चक्रण तो आप जानते होंगे कि जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे एक हरा पेड़ काट दिया गया, कि जैसे एक हरा पेड़ क्या कर दिया गया, काट दिया गया, और उसकी जगह 5 नए पेड़ उगा दिए गए या 2 पेड़ उगा दिए गए, तो एक पेड़ कटा और उसकी जगह 2 पेड़ों का क्या कर दिया अपने, प्रतिस्थापित कर दिया। तो जो ये संतुलन है, जो ये बना का बना रह जाएगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापना का मतलब होता है कि उसकी जगह दूसरी चीज उपलब्ध करवाना। तो देखिए, तो इस प्रकार से संसाधनों का जो संतुलन है ये बना का बना रह सके और भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों से लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं और भी अपने अपने स्तर पर हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आपने 2 प्रकार के जो वर्गीकरण पढ़ा आपने खनिज संसाधनों का, तो उसमें आपने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ चुके हो आप। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो खनिज है वो ऊर्जा खनिज है। अब आगे हम इसी का अध्ययन करेंगे कि जो ऊर्जा खनिज है वो क्या है, भारत के अंदर कौन कौन से ऊर्जा खनिज हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो ऊर्जा खनिज हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसको करा लीजिए। तो अपन अब अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऊर्जा संसाधन क्या है। तो तीसरा रूप है खनिज संसाधनों में, तो ऊर्जा संसाधन आता है। तो अब बात करते हैं अपन ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन, तो देखिए अध्याय की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए कि वे संसाधन जिससे या वे खनिज या हम देखिए कि वे खनिज
ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। यह वे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए कि वे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना, या तो ऊष्मा या फिर क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, देखिए कि जो ऊर्जा संसाधन की जो आवश्यकता है वो किस किस में होती है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता। कि भाई ऊर्जा संसाधनों की हमारे को आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। तो अब बात करते हैं अपन ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता। तो जैसे पार्सल के उस टाइम समय मैंने बताया था, वे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अणु खनिज। ईंधन खनिजों के बारे में आपने पढ़ा, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। और अणु खनिज के बारे में आपने बेरियम, थोरियम, इनके बारे में पढ़ा। तो अब पढ़ते हैं अपन ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता किसमें होती है। तो देखिए कि खाना पकाने, होती है कि नहीं होती है, खाना पकाने में, इसके बाद देखिए बेटे रोशनी व ताप के लिए, और इसके बाद में गाड़ियों तथा मशीनों के संचालन में, अब देखिए तो ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। एक नंबर का प्रश्न आ जाए कि भाई ऊर्जा संसाधनों की हमें आवश्यकता क्यों है। तो देखिए हम खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप, खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने में हमको ईंधन की जरूरत पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की, इससे ऊष्मा प्राप्त होती है। या तो फिर आप लकड़ी जलाओगे, या फिर जो गोबर के जो उपले वगैरह होते हैं ये आप जलाओगे, या फिर इसके अलावा आज जो अपना गैस चल रहा है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या जो भी घरेलू गैस है, रसोई गैस है, तो खाना बनाने के लिए अपन इन चीज़ों का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं पकाने के लिए। तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो किस किस की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ियों की। तो लकड़ी कौन सा संसाधन हुआ, ऊर्जा संसाधन हो गया। इसके बाद में उपले हैं, इनसे भी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा संसाधन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है गैस है, तो गैस भी कैसी श्रेणी में आएगी, ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में आएगी। इसके बाद देखिए रोशनी व ताप के लिए, तो ताप का मतलब क्या होता है, ऊष्मा ही तो होती है। तो देखिए कि आप घरों में बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, या फिर भी अन्य प्रकार से और भी अनेक प्रकार के आजकल उपकरण चल रहे हैं, जो बैटरियां हैं, ये सब में किसकी आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो बिजली कैसी है, जो विद्युत है वो किस में आती है, ऊर्जा संसाधन में, ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उससे विभिन्न प्रकार की रोशनी व ताप मान लिए प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए गाड़ियों तथा मशीनों के संचालन में, आज देखिए जितने भी हमारे परिवहन के साधन हैं, मोटरसाइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, जिसमें रेलगाड़ी है, बसें हैं, ट्रक हैं और भी अन्य गाड़ियां हैं,
विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं जिसमें अपने विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, इसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, गाड़ियों तथा मशीनों के संचालन में भी हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के जो साधन है वो किससे चलते हैं, उनको ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? या तो गैस से, पेट्रोल से, या फिर किससे? डीजल से, या फिर किससे? कैरोसिन से। तो ये सब क्या है? ऊर्जा ही तो प्राप्त हो रही है, तो ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, जहां विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनी है, वहां जो मशीनें हैं, उन मशीनों का जो संचालन होता है वो भी ऊर्जा संसाधनों के लिए या ऊर्जा संसाधनों से ही होता है। तो इस प्रकार देखिए, ऊर्जा संसाधनों की जो आवश्यकता है वो किस किस में है? खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों तथा मशीनों के संचालन के लिए। और भी अगर आपको कोई चीज ध्यान है तो वो भी जोड़ सकते हो आप। तो इस प्रकार से इन चीजों के लिए हमारे को ऊर्जा संसाधनों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद देखिए कि भाई ऊर्जा संसाधन है क्या? तो देखिए कि ऊर्जा संसाधन तो ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन सी चीज आती है? कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा देखिए यूरेनियम है, अणु, यूरेनियम। तो ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला हो गया, इसके अलावा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विभिन्न प्रकार के जो अणु खनिज हैं, इन सब से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कि जो ऊर्जा संसाधन होते हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन या स्रोत। तो ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। एक बार आप इसको उतार लीजिए, एक बार और बोल देते हैं कि ऊर्जा संसाधन कि वे खनिज जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधनों की जो आवश्यकता होती है खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों तथा मशीनों के संचालन के लिए। इसके अलावा देखिए जो ऊर्जा संसाधन है वो कौन कौन से आगे? कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विभिन्न प्रकार के जो अणु खनिज है, यूरेनियम है, बेरिलियम है, थोरियम है, ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखिए जो ऊर्जा संसाधन है उनको दो भागों में बांटते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधनों को
दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और नंबर 2 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए भैया जी कि जो ऊर्जा संसाधन है इनको दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं ऊर्जा संसाधनों को? दो भागों में। सबसे पहले आता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, दूसरा आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो इसमें अपन थोड़ा सा डिफरेंट भी अंतर भी पढ़ सकते हैं अपन इसमें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। कि ऊर्जा के वे संसाधन, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका उपयोग हम पहले से ही काफी समय से ही जिन संसाधनों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, उपले हैं, इनका उपयोग हम आज से थोड़ी करने लगे हैं। इनका उपयोग हम पहले से काफी लंबे समय से ही करते आ रहे हैं। इस कारण ये ऊर्जा के क्या कहलाएंगे? परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। इसके बाद में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कि वे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ समय से 10-20 साल, 25 साल, 30 साल से, वे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ समय से ही करने लगे हैं वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। जैसे देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके अलावा बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। तो ये सारे के सारे जो संसाधन, ज्वारीय ऊर्जा है, ये कैसे कहलाएंगे? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। तो हम यहाँ अंतर देख सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ आप परंपरागत स्रोत लिख लो, और इधर लिख लो आप गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब इन दोनों में डिफरेंट भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे। तो सबसे पहले देखिए कि ऊर्जा के वे संसाधन, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है, देखिए इसका कि ऊर्जा
कि वे संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ समय से ही करने लगे हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो पहला अंतर आप इसकी जो परिभाषा है इसी से आप समझ गए होंगे कि भाई ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, और ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ समय से ही करने लगे हैं ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी, उपले, विद्युत। विद्युत में दोनों आ गई, जल विद्युत भी आ जाएगी और ताप विद्युत भी। विद्युत इसमें जल व ताप दोनों। आदि परंपरागत स्रोत हैं, आदि परंपरागत स्रोत हैं। तो देखिए कि अपन पढ़ रहे थे कि ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी जिसमें उपले आ गए, विद्युत आ गई, और विद्युत में दोनों विद्युत आ जाएगी, जल से बनने वाले भी और तापीय, जलीय विद्युत भी और तापीय विद्युत दोनों इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगर इसकी चर्चा करते हैं तो उससे देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत इन स्रोतों में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जो गोबर से प्राप्त होती है ना, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आदि। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हो गए? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा इसमें क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में जो नंबर 3 है, आप एक बार इसको उतार लीजिए। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में जो परंपरागत जो स्रोत हैं, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ समय से ही करने लगे हैं गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। परंपरागत स्रोतों में कौन से आ गया? कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, उपले,
विद्युत, और विद्युत में जो बिजली है उसमें जल और जो ताप दोनों प्रकार की जो बिजलियां हैं इसमें क्या है शामिल है। ये ऊर्जा के परंपरागत क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा देखिए ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, इन गैर परंपरागत स्रोतों में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो सौर ऊर्जा आप जानते होंगे, सौर ऊर्जा किसे प्राप्त होती है, सूर्य से। पवन ऊर्जा हवा से, बायोगैस गोबर से, भूतापीय ऊर्जा भूमि के ताप से, और ज्वारीय ऊर्जा समुद्रों में आने वाले ज्वार और भाटों से। इसके बाद में देखिए आप एक बार इसको उतारो, नेक्स्ट पढ़ाएंगे इसमें जो तीसरे नंबर का है, तो एक बार जल्दी से उतार लो आप इनको। जो ये नोट्स वगैरह है ये जो लिखवाए जाते हैं आप इनको उतारा करो जरूरी, फिर बाद में नहीं लिखाए जाएंगे, पाठ पढ़ाए जाएंगे वो भी। तो आप जो भी बोर्ड पे लिखाया जाता है, जो भी कहते हैं लिखने के लिए, तो आप इनको उतार लिया करो। तो तीसरे नंबर पर देखिए, इसके बाद जो नंबर 3 है, अब देखिए जो तीसरे नंबर पर है, तो देखिए इनकी जो लागत है ज्यादा होती है, जो परंपरागत जो स्रोत होते हैं, जो इनकी जो लागत होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। इसमें देखिए इनकी प्रारंभिक लागत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में इनका उपयोग सस्ता होता है। तो देखिए, तो एक अंतर ये है दोनों में, इनकी लागत क्या होती है, ज्यादा होती है, ये महंगे होते हैं, और इनकी जो प्रारंभिक जो लागत है वो ज्यादा होती है, लेकिन बाद में जो इनका जो उपयोग है वो कैसा होता है, सस्ता होता है। यानी शुरू में ही खर्च आता है, बाद में इनका जो उपयोग है वो कैसा है, बिल्कुल सस्ता है। नंबर 4 अपन बात करते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। देखिए, तो जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये पर्यावरण को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और ये पर्यावरण प्रदूषण भी करते हैं। देखिए इसमें आता है, ये पर्यावरण के अनुकूल हैं,
ये पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण नहीं फैलाते, प्रदूषण नहीं फैलाते। तो ये तीनों में एक डिफरेंट ये भी हो गया कि जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। जो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रदूषण नहीं करते हैं और नहीं फैलाते हैं। इसके बाद देखिए नंबर जो 5 है, ये सीमित हैं या समापत्ति योग्य हैं, समापत्ति योग्य हैं। अब देखिए ये असीमित है, ये कैसे है, असीमित है या असमापत्ति या असमापत्ति है। अब देखिए तो ये जो ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं वो कैसे हैं, सीमित हैं, और ये कैसे हैं, असीमित हैं, असमापत्ति योग्य हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो ऊर्जा जो संसाधन है इनका जो वर्गीकरण है ये 2 भागों में हो गया, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत जो स्रोत हैं वो देख चुके हो आप, 5 अंतर है दोनों में। तो अब अपने यहाँ से कर रहे हैं कि इनकी लागत ज्यादा होती है और इनकी प्रारंभिक लागत तो ज्यादा होती है, लेकिन बाद में इनका उपयोग सस्ता होता है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, ये पर्यावरण के क्या हैं, अनुकूल हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये सीमित हैं, समापत्ति योग्य हैं, और ये कैसे हैं, असीमित हैं और असमापत्ति योग्य हैं। अब देखिए इधर से कि ये पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। जैसे देखिए डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो गैस है, देखिए ये विभिन्न प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे निकलने वाला जो धुआं है, इसके अलावा मिट्टी है, धूल है, कंकर है, इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हर कुछ होते हैं। और ये पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण नहीं फैलाते। जैसे सौर ऊर्जा है, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तो ये पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है और इनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये सीमित है, तो मैंने बताया आपको कि गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपने जो खनिज संसाधन संरक्षण के बारे में जो आपने पढ़ा, खनिजों का संरक्षण के बारे में पढ़ा आपने कि ये कैसे हैं, सीमित हैं, अल्पजीवी हैं, कम मात्रा में है, तो भविष्य में कभी कभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका पुनर्भरण नहीं होता है, पुनर्चक्रण नहीं होता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर आप एक बार गाड़ी में डाल दोगे तो जलेगा, डीजल है जलेगी, गैस है जलेगी। और इसी प्रकार से देखिए ये असीमित है, ये इनको असमापत्ति बोलते हैं। सौर ऊर्जा है, रोजाना सूर्य से प्राप्त होगी। पवन ऊर्जा है, हवा रैली चलेगी। ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वार भाटे से उत्पन्न होगी। इसके बाद में भूतापीय ऊर्जा भूमि से प्राप्त हो रही है। और इसके बाद में जो बायोगैस है वो गोबर वगैरह इनसे क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखिए ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है 2 भागों में बांट चुके हैं। आप इसको एक बार उतार भी लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल के साथ में या व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर बाबूजी जिन बच्चों को, नए बच्चों को जोड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो पीछे जो पढ़ाए हुए हैं जो वीडियो हैं वो भी आपको उपलब्ध हो सके। तो नए बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो पीछे वाले जो वीडियो वो आपको उपलब्ध हो सके, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। धन्यवाद।